हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में हमारा होल ब्लड और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रायो प्रिसिपिटेट और प्लेटलेट्स है ना, सारों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ना। तो इसमें हमारा कंपोनेंट में सबसे पहले हम लिखते हैं वोल ब्लड। ठीक है, वोल ब्लड। तो वोल ब्लड का आप मेरे को बताओ स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है। वोल ब्लड को हम कितने पे स्टोर करके रखते हैं? तो वोल ब्लड को हम यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं कितने से, 2 to 6 डिग्री सेल्सियस है ना। 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद हमारी जो इसकी शेल्फ लाइफ होती है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है, जो हम इसमें एंटीकोगुलेंट डालेंगे उसके हिसाब से हमारी शेल्फ लाइफ डिक्रीज होती है और इंक्रीज होती है ना। तो हमारी जो शेल्फ लाइफ होती है वो हमारी मेनली, हमारा अभी कौन सा यूज़ किया जाता है, हमारा सागम यूज़ किया जाता है ना, SAGM। तो हमारा सागम यूज़ किया जाता है। तो सागम ऐड करने के बाद जो हमारी शेल्फ लाइफ होती है वो हमारी कितनी हो जाती है, ये हमारी हो जाती है 42 डेज है ना। ये हो जाती है हमारी 42 डेज। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे वोल ब्लड के बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्लेटलेट्स है ना। जो हमारी प्लेटलेट्स होती है, आप मेरे को बताओ जो प्लेटलेट्स का हमारा स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो हमारा कितना होता है। तो प्लेटलेट का स्टोरेज टेम्परेचर होता है हमारा 20 to 24 डिग्री सेल्सियस है ना। ये हमारे कितना रूम डिग्री, जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उस पर स्टोर की जाती है ना। और हमारा जो प्लेटलेट होता है उसको हमारा क्या करना होता है, एजिटेट करना होता है, नहीं तो वो हमारी क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। तो इसमें मैं एक छोटा सा पॉइंट लिख लेता हूँ, कंटिन्यूअस एजिटेशन है ना। प्लेटलेट जो होती है हमारा उसको क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली एजिटेशन करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारी प्लेटलेट्स रहने वाली है, प्लेटलेट की हमारी शेल्फ लाइफ कितनी होती है, ये हमारी होती है 5 डेज। प्लेटलेट की हमारी शेल्फ लाइफ कितनी होती है, ये हमारी 5 डेज होती है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे FFP क्या होता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है ना। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का हमारा स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है, ये हमारा होता है -18 डिग्री सेल्सियस टू -30 डिग्री सेल्सियस है ना। ये हमारा होता है -18 डिग्री सेल्सियस टू -30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद जो हमारी इसकी शेल्फ लाइफ रहने वाली है, शेल्फ लाइफ इसको हम कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, इसको हम 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसकी हमारी शेल्फ लाइफ होती है 1 ईयर। उसके बाद हो गया हमारा क्रायो प्रिसिपिटेट। क्रायो प्रिसिपिटेट है ना। क्रायो प्रिसिपिटेट जो हमारा होता है, इसकी भी हमारी जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है ये हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है -18 डिग्री सेल्सियस टू -30 डिग्री सेल्सियस है ना। और इसको भी हम कितने दिन तक, इसकी हमारी शेल्फ लाइफ कितनी होती है, इसकी भी हमारी शेल्फ लाइफ कितनी होती है, 1 ईयर होती है। तो हमने देखा कंपोनेंट में, हमने देखा एक तो वोल ब्लड देखा। वोल ब्लड का हमारा स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है, 2 to 6 डिग्री सेल्सियस है ना। और शेल्फ लाइफ हमारी कितनी होती है, 42 डेज होती है आफ्टर द एडिंग ऑफ सागम है ना। उसके बाद हो गया प्लेटलेट्स हमारी कितनी होती है, 20 to 24 डिग्री सेल्सियस पे इसको हमारा क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और हमारी इसकी शेल्फ लाइफ होती है 5 डेज। FFP और क्रायो प्रिसिपिटेट को हमारा स्टोर किया जाता है -18 डिग्री सेल्सियस टू -13 डिग्री सेल्सियस है ना। और इसकी हमारी शेल्फ लाइफ कितनी होती है, 1 ईयर होती है। ठीक है। तो ये चीज़ें हम इसके बारे में याद रखेंगे। उसके बाद हमने देखा कि सबसे कम शेल्फ लाइफ हमारी किसकी है, प्लेटलेट्स की है ना, 5 डेज है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन। आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बताना कि क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड इन्फेक्शंस। ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड इन्फेक्शंस। तो जो हमारे ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड इन्फेक्शंस होते हैं, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड इन्फेक्शंस, जो हमारे पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड इन्फेक्शंस होते हैं, ये हमारे मोर कॉमन होते हैं विद, मोर कॉमन विद। तो आपके सामने हमने चारों चीज़ लिखी हुई है, वोल ब्लड, प्लेटलेट, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और क्रायो प्रिसिपिटेट है ना। तो कौन से के ट्रांसफ्यूजन से हमारे पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड इन्फेक्शंस हमारे बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो कौन सा होता है, ये हमारी होती है प्लेटलेट्स है ना। क्योंकि प्लेटलेट्स को हम क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं ना। तो प्लेटलेट्स को रूम टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं तो हमारा क्या होता है, इसके कारण हमारी ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड इन्फेक्शंस हमारी मोर कॉमन होती है, किसके साथ, प्लेटलेट के साथ है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा ट्रांसफ्यूजन सेट होता है ना, जो हमारा ट्रांसफ्यूजन सेट होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, इसमें हमारी 2 चीज़ें होती है। कौन कौन सी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट में एक तो हमारी होती है नीडल है ना। जो हमारी नीडल होती है उसका साइज हमारा क्या होता है, बताओ। ट्रांसफ्यूजन नीडल का साइज हमारा क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन नीडल। तो ट्रांसफ्यूजन नीडल हम यहाँ पे कितनी यूज़ करते हैं, कौन सी साइज की होती है, 18 to 19 गोज की है ना।
तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं 18 to 19 गोज की। उसके बाद हम यहाँ पे हमने देखा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हमारे सेट में दो चीज़ें होती है, एक तो हमारी होती है नीडल और दूसरी चीज़ हमारी क्या होती है, फिल्टर साइज, है ना। फिल्टर साइज, जो हमारा फिल्टर का साइज होता है ये हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है 170 to 180 माइक्रोन, है ना। ये हमारा कितना होता है 170 to 180 माइक्रोन। तो हमने देखा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सेट में हमारी दो चीज़ें होती है, ट्रांसफ्यूजन नीडल और हमारी होती है फिल्टर साइज, है ना। फिल्टर साइज होता है हमारा 170 to 180 माइक्रोन और जो हमारी नीडल होती है ये हमारी होती है 18 to 19 गोज की, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, हमने देखा था कि जो हमारा वोल ब्लड था उसमें हमने क्या दिया था, सागम दिया था, जिसके देने के बाद जो हमारी शेल्फ लाइफ थी वो हमारी कितनी हो गई थी, 42 डेज हो गई थी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड में जब हम एंटीकोएगुलेंट्स ऐड करते हैं, ब्लड में जब हम एंटीकोएगुलेंट्स ऐड करते हैं तो ये हमारी, इस पे हमारी डिपेंड करती है शेल्फ लाइफ, है ना। ब्लड में जब हम एंटीकोएगुलेंट्स ऐड करते हैं तो इस पे हमारी जो शेल्फ लाइफ होती है वो हमारी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे चार हम पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं हमारे, चार होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक तो हमारा कौन सा होता है, सागम होता है ना, जिसके साथ हमारी कितनी होती है, 42 डेज होती है। पहला हम यहाँ पे पढ़ेंगे सीपीडी, है ना। क्या होता है सीपीडी, क्या होता है सीपीडी की फुल फॉर्म, ये हमारी होती है सिट्रेट फोस्फेट डेक्सट्रोज, है ना। सिट्रेट फोस्फेट डेक्सट्रोज, सिट्रेट फोस्फेट डेक्सट्रोज। तो इसके बारे में हमें दो चीज़ें याद रखनी है। जो सिट्रेट फोस्फेट डेक्सट्रोज होता है ना, इसकी हमारी कितनी होती है, इसको जब हम ऐड करते हैं तो हमारी शेल्फ लाइफ कितनी हो जाती है, शेल्फ लाइफ हो जाती है हमारी बढ़ के 3 वीक्स, है ना। तो शेल्फ लाइफ हो जाती है हमारी 3 वीक्स। अगर डेज में पूछेगा 7 3 जा 21 डेज, है ना। तो ये हमारी हो जाएगी 21 डेज। उसके बाद हमारा दूसरा यहाँ पे होता है, दूसरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे कौन सा होता है हमारा, दूसरा होता है हमारा एसीडी, है ना। तो एसीडी को हमारा क्या बोला जाता है, हमने देखा सीपीडी में हमारा क्या होता है, सिट्रेट फोस्फेट डेक्सट्रोज। इसको ऐड करने के बाद हमारी कितनी हो जाती है, 3 वीक्स हो जाती है, जो कि हमारा हो गया 21 डेज, है ना। दूसरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे एसीडी, इसके साथ भी जो हमारी शेल्फ लाइफ बढ़ती है ये हमारी कितनी होती है, 3 वीक्स ही बढ़ती है, ठीक है, 3 वीक्स। और डेज में देखेंगे तो हमारा कितना हो गया, 21 डेज होता है ना। तो हमने देखा सीपीडी और एसीडी के साथ हमारी कितनी होती है, 21 डेज होती है ना। इसको हमारा बोला जाता है एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, है ना। इसको हमारा बोला जाता है एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। तो हमने दो पढ़े कि सीपीडी और एसीडी देने के बाद जो हमारी शेल्फ लाइफ होती है वो हमारी हो जाती है 3 वीक्स। डेज में देखेंगे तो हमारे 21 डेज हो गए, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे सीपीडीए, है ना। तो सीपीडी की हमने फुल फॉर्म देखी थी, क्या होती है हमारी, सिट्रेट फोस्फेट डेक्सट्रोज, सिट्रेट फोस्फेट डेक्सट्रोज। और ए से हमारा क्या ऐड होता है, यहाँ पे ए से ऐड होता है हमारा एडेनिन, है ना। ए से ऐड होता है हमारा एडेनिन। तो सिट्रेट फोस्फेट डेक्सट्रोज ये हमारा हो गया एडेनिन, है ना। आफ्टर एडिंग ऑफ एंटीकोगुलेंट सीपीडीए, है ना, हमारी जो शेल्फ लाइफ हो जाती है वो हमारी कितनी हो जाती है, ये हमारी हो जाती है 35 डेज, है ना। कितनी हो जाती है हमारी, 35 डेज हो जाती है। मतलब वीक्स में देखेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 5 वीक्स, है ना। कितनी हो जाती है, 5 वीक्स। तो हमने पढ़ा, 3 पढ़े, सीपीडी पढ़ा, एसीडी पढ़ा और हमने पढ़ा सीपीडीए, है ना। 2 के साथ हमारी 3 वीक्स होती है शेल्फ लाइफ, सीपीडीए के साथ हमारी कितनी होती है, ये हमारी 5 वीक्स हो जाती है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, हमने कौन सा पढ़ा था सबसे ऊपर, सागम, है ना। जो हम लेटेस्ट यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, सागम ब्लड यूज़ करते हैं ना। तो सागम की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है, सेलाइन। हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, सागम ब्लड यूज़ करते हैं ना। तो सेलाइन एडेनिन ग्लूकोज मैनिटोल, सेलाइन एडेनिन ग्लूकोज मैनिटोल। तो ये होता है हमारा सागम ब्लड, है ना। तो सागम ब्लड जब हम ऐड करते हैं तो हमारी डेज कितने हो जाते हैं, शेल्फ लाइफ हमारी कितनी हो जाती है, ये हमारी हो जाती है 42 डेज, है ना। और ये हमारी कितनी होती है, 6 वीक्स होती है। तो हमारी सागम को ऐड करने के बाद हमारी जो शेल्फ लाइफ होती है वो हमारी कितनी हो जाती है, 6 वीक्स हो जाती है, मतलब 42 डेज, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमने देखा कि ब्लड में जब हम एंटीकोएगुलेंट्स ऐड करते हैं तो ये हमारी इस पे हमारी डिपेंड करती है शेल्फ लाइफ, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे वोल ब्लड, है ना। तो वोल ब्लड में हमें क्या पढ़ना है सबसे पहले, तो वोल ब्लड में हमारा सबसे पहले हमें पढ़ना है कि जो हमारी कॉमनेस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इमीडिएट
ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन जो कि हमारी डेवलप होती है। इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो कि हमारी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है उसको हमारा क्या बोला जाता है? इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन जो कि हमारी डेवलप होती है आफ्टर गिविंग ऑफ होल ब्लड। तो हमारे पेशेंट में वो क्या होता है? ये हमारी होती है फिब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, है ना। क्या होती है? फिब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, है ना। फिब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, जब हम पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन दे देते हैं उसके बाद हमारे पेशेंट को यहाँ पे फीवर हो जाता है ना। तो फीवर क्यों होता है? क्योंकि जो हमने ब्लड दिया उसमें हमारे पायोजेंस प्रेजेंट थे, तो हमारे पेशेंट को फीवर हो सकता है। तो इसको बोलेंगे फिब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? फिब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। पेशेंट हमारा प्रेजेंट करेगा फीवर के साथ, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा इंडिकेशन क्या होता है वोल ब्लड के लिए। तो हमारा इंडिकेशन होता है जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारा स्टार्ट होना चाहिए कितनी देर के अंदर अंदर? ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड हैव टू बी स्टार्टेड विद इन 30 मिनट, है ना। तो हमारा स्टार्ट हो जाना चाहिए कितने मिनट के अंदर? विद इन 30 मिनट्स। तो ये हमारा रहने वाला है विद इन 30 मिनट्स। और हमारा ये कितनी देर में ख़त्म हो जाना चाहिए? ये हमारा फिनिश हो जाना चाहिए विद इन 4 आवर्स, है ना। तो फिनिश विद इन 4 आवर्स, तो हमारा फिनिश हो जाना चाहिए ये 4 घंटे के अंदर अंदर, है ना। वोल ब्लड हमें देने की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? जैसे कि हमारा कोई ट्रोमा हुआ पेशेंट को तो उसमें हमें वोल ब्लड देने की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे कि अगर हमारा मोर देन 30% ब्लड लॉस हो जाता है तो उसमें हमें क्या देना पड़ता है? ट्रोमा में हमें वोल ब्लड देना पड़ता है पेशेंट को, है ना। तो हमारी यहाँ पे एक चीज़ और लिखेंगे कि वॉर्मिंग शुड बी मैंडेटरी, है ना। वॉर्मिंग शुड बी मैंडेटरी। वॉर्मिंग शुड बी मैंडेटरी। जब हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो हमारा उसको क्या करना पड़ता है? वॉर्म करना पड़ता है। वॉर्म हम क्यों करना चाहते हैं? वी विल हैव टू प्रिवेंट द पेशेंट्स फ्रॉम हाइपोथर्मिया, है ना। तो वॉर्मिंग हमारी मैंडेटरी होती है क्योंकि हम यहाँ पे पेशेंट को प्रिवेंट करना चाहते हैं किससे? हाइपोथर्मिया से, है ना। वी विल हैव टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम हाइपोथर्मिया, क्योंकि हम यहाँ पे पेशेंट को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना चाहते हैं ना। अब उसके बाद हमारे पेशेंट का जैसे कि ब्लड ग्रुप ए था, है ना, और डॉक्टर ने दे दिया उसको बी, तो इसको क्या बोलेंगे? मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना। तो लिखते हैं मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना। मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या हम लिख सकते हैं ABO इनकॉम्पैटिबिलिटी, है ना। क्या लिखेंगे? ABO इनकॉम्पैटिबिलिटी। ABO इनकॉम्पैटिबिलिटी, है ना। तो इसमें हमारा होगा क्या? जब हमारे पेशेंट को जो ब्लड दिया गया है ना, A था और B दे दिया, तो इसकी वजह से हमारी क्या होगी? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। जो हमारा ब्लड होगा उस क्या बन जाएंगे? उसके हमारे क्लम्प्स बन जाएंगे जो कि हमारे क्या कर देंगे? डैमेज कर देंगे हमारी किडनी को, है ना। तो हमारे जो फिल्टर होते हैं किडनी के उसको डैमेज कर देंगे और हमारे पेशेंट को देखने में मिलता है ओलिगूरिया और हीमेचूरिया, है ना। ओलिगूरिया और ये देखेंगे हम। तो मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो हमने बताया वो भी लिखेंगे, है ना। तो मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारे मोस्ट कॉमनली क्यों होता है? मोस्ट कॉमनली हमारा होता है ड्यू टू क्लैरिकल एरर, है ना। ये हमारे पेशेंट को होता है मोस्ट कॉमनली ड्यू टू क्लैरिकल एरर के कारण, है ना। मोस्ट कॉमनली ड्यू टू क्लैरिकल एरर। उसके बाद अगर हमारे पेशेंट को अगर हमने दे दिया गलत ब्लड दे दिया तो उसके बाद हमारे मोस्ट कॉमन सिम्टम हमारे क्या देखने को मिलते हैं? तो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो कि हमारे देखने को मिलते हैं आफ्टर गिविंग ऑफ मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ये हमारा क्या होता है? फीवर होता है और लोइन पेन होता है ना। लोइन पेन क्यों होता है? क्योंकि हमारी पेशेंट को क्या हो जाएगा? किडनी में ओलिगूरिया और हमारे पेशेंट को उसका हीमोग्लोबिनूरिया हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे अगर हमारा पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया हुआ है, एनेस्थेटाइज पेशेंट है ना, तो उसमें हमारे क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं? तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो कि हमारे देखने को मिलते हैं, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स सीन इन एनेस्थेटाइज पेशेंट। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स सीन इन एनेस्थेटाइज पेशेंट। तो एनेस्थेटाइज पेशेंट में हमारा क्या देखने को मिलेगा? एनेस्थेटाइज पेशेंट में हमारी देखने को मिलेगी जो कि हमारी ब्लीडिंग साइट होती है ना, जो कि हमारा सर्जिकल साइट होती है, उससे हमारा क्या देखने को मिलेगा? ब्लीडिंग देखने को मिलती है ना। तो इसमें लिखेंगे हम, इसका हमारा आंसर होता है ब्लीडिंग फ्रॉम द सर्जिकल साइट। ब्लीडिंग फ्रॉम द सर्जिकल साइट। जो हमारी सर्जिकल साइट होगी उससे हमारी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि क्या दिया है? उसको मिसमैच ब्लड दिया, या फिर हम लिख सकते हैं ऊजिंग फ्रॉम द वुंड, है ना। तो जनरलाइज्ड ऊजिंग फ्रॉम द वुंड।
जनरलाइज्ड ऊजिंग फ्रॉम द वुंड। तो हमने देखा कि मोस्ट कॉमन सिम्टम हमारा हो गया फीवर और लोइन पेन, है ना। उसके बाद अगर हमारा पेशेंट एनेस्थेटाइज है तो उसमें हमारा क्या देखने को मिलता है, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी सर्जिकल साइड से, और ऊजिंग बोल सकते हैं, ऊजिंग फ्रॉम द वुंड, है ना। ये दोनों चीज़ें हमारी देखने को मिलती है। उसके बाद हमने देखा कि मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से हमारी क्या हो जाती है, किडनी के हमारे फिल्टर डैमेज हो जाएंगे, है ना। उसके बाद है हमारा FFP लिखेंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में हमें एक चीज़ याद रखनी है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में हमने देखा कि इसको हमारा स्टोर कितने पे किया जाता है, -18 to -30 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसमें हमारा एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाता है पेशेंट को। तो आप मेरे को बताओ कॉम्प्लिकेशन, हमने पेशेंट को दिया फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, पेशेंट को हमारा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ विदिन 6 आवर्स। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो कि हमारा डेवलप हो जाता है पेशेंट को आफ्टर गिविंग ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा विदिन 6 आवर, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ट्रेली, है ना। क्या होता है, ट्रेली। ट्रेली की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, है ना, एक्यूट लंग इंजरी। तो ट्रेली को क्या बोला जाता है, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, है ना, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। इसमें हमारा होता क्या है, इसकी ईटियोलॉजी हमारी क्या होती है, ईटियोलॉजी इसकी हमारी एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है ना। किसके खिलाफ होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड, ये हमारी होती है ह्यूमन न्यूट्रोफिलिक एंटीजन। किसके खिलाफ, ह्यूमन न्यूट्रोफिलिक एंटीजन। और हमारा कौन सा रहने वाला है, ह्यूमन न्यूट्रोफिलिक एंटीजन, और हमारा रहने वाला है HLA-2, है ना, HLA-2 के खिलाफ। तो हमने देखा कि हमने पेशेंट को दिया FFP और हमारे पेशेंट को एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाता है विदिन 6 आवर। इसको हमारा क्या बोला जाता है, ट्रेली बोला जाता है, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। ईटियोलॉजी हमारी इसकी एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है, जो कि हमारी किसके खिलाफ होती है, ह्यूमन न्यूट्रोफिलिक एंटीजन या फिर हमारा HLA-2 के खिलाफ, है ना। जो हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें कंसीडर करना होता है ना, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें इस पेशेंट में क्या कंसीडर करना होता है, ये हमारा होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, है ना। तो ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हमें कंसीडर करना होता है। अब हमारा FFP, है ना, एक चीज़ और याद रखेंगे, FFP हमने कहाँ पे पढ़ा है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हमारा कहाँ पे दिया जाता है, हीमोफीलिया बी में दिया जाता है ना, हीमोफीलिया बी में। क्योंकि हमारा हीमोफीलिया बी में हमारी किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। तो जो हमारा FFP होता है ये हमारा रीच होता है फैक्टर 9 से, है ना। तो जो हमारा FFP होता है ये हमारा रीच होता है फैक्टर 9 से। तो FFP हमारा रीच होता है फैक्टर 9 से, इसलिए हमारा यूज़ किया जाता है किसमें, हीमोफीलिया बी में। उसके बाद हम यहाँ पे अगला कंपोनेंट देखेंगे, क्रायो प्रिसिपिटेट, है ना, क्रायो प्रिसिपिटेट। जो हमारा क्रायो प्रिसिपिटेट होता है इसको हम क्या, इसमें क्रायो प्रिसिपिटेट में हमें क्या चीज़ें याद रखनी है, इसमें सिर्फ हमें 2 चीज़ें याद रखनी है। क्रायो प्रिसिपिटेट हमारा रीच होता है किससे, फैक्टर 1 से, ये हमारा रीच होता है फैक्टर 8 से। हमने देखा ये हमारा रीच होता है फैक्टर 1 से, फैक्टर 8 से, और हमारा वोन विली ब्रांड फैक्टर से, है ना। अगर ये हमारा रीच होगा फैक्टर 8 से और वोन विली ब्रांड फैक्टर से, तो ये हमारा ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है किसके, हीमोफीलिया ए के, किसके, हीमोफीलिया ए के। तो हीमोफीलिया ए में हमारा क्या होता है, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है। और वोन विली ब्रांड फैक्टर में हमारा क्या होता है, वोन विली ब्रांड फैक्टर डेफिशिएंसी में हमारा वोन विली ब्रांड फैक्टर देना होता है, जो कि हमारा प्रेजेंट होता है किसमें, क्रायो प्रिसिपिटेट में, है ना। जैसे कि हमने वोल ब्लड में इंडिकेशन पढ़ा है कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना होता है विदिन 30 मिनट और हमें फिनिश करना होता है विदिन 4 आवर्स, है ना। तो यहाँ पे भी हम इंडिकेशन पढ़ेंगे इन दोनों के लिए। इंडिकेशन हमारा क्या होता है कि जो हमारा जो क्रायो प्रिसिपिटेट और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, क्रायो प्रिसिपिटेट और हमारा हो गया FFP, क्रायो प्रिसिपिटेट और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, है ना। ये हमारा स्टार्ट कर देना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। तो ये हमारा स्टार्ट कर देना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, है ना। ये हमारा स्टार्ट कर देना चाहिए एज सून एज पॉसिबल और हमारा फिनिश कर देना चाहिए विदिन 20 मिनट एंड फिनिश विदिन 20 मिनट्स, है ना। तो ये हमारा फिनिश कर देना चाहिए विदिन 20 मिनट्स। तो ये हमारा फिनिश कर दिया जाता है विदिन 20 मिनट। तो इंडिकेशन हमने पढ़ा कि क्रायो प्रिसिपिटेट और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, है ना, हमारा कब स्टार्ट किया जाता है, एज सून एज पॉसिबल, और हमारा फिनिश कर देना चाहिए विदिन 20 मिनट्स, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जब हम पेशेंट को प्लेटलेट्स, अब हमने देखा कि प्लेटलेट्स, है ना, तो हमने पढ़ लिया वोल ब्लड, FFP हो गया और हमारा हो गया क्रायो प्रिसिपिटेट। अब देखते हैं प्लेटलेट्स, है ना।
तो प्लेटलेट्स में हम प्लेटलेट के हम यहाँ पे दो टाइप पढ़ते हैं, कौन कौन से होते हैं, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स और हमारा क्या होता है, रैंडम डोनर प्लेटलेट्स, है ना, रैंडम डोनर प्लेटलेट्स। यहाँ पे हमारे पेशेंट को एक चीज़ देखने को मिलती है, जब हम यहाँ पे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन होता है तो हमारे पेशेंट को क्या देखने को मिलता है, पेशेंट को हमारी डेवलप हो जाती है पेरीओरल नंबनेस डेवलप हो जाती है ना, पेरीओरल नंबनेस डेवलप हो जाती है और इसको बोला जाएगा हमारी टिंगलिंग सेंसेशन होती है ना, टिंगलिंग सेंसेशन। तो ये हमारे पेशेंट को क्यों होती है, टिंगलिंग सेंसेशन, प्लेटलेट देने के बाद हमारे पेशेंट को ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो दिए गए हैं प्लेटलेट उसमें हमारा क्या प्रेजेंट है, सिट्रेट प्रेजेंट है ना, और सिट्रेट हमारा क्या कर लेता है, ये हमारा बाइंड कर लेता है कैल्शियम को, है ना, तो सिट्रेट हमारा बाइंड हो जाएगा कैल्शियम के साथ। तो सिट्रेट अगर हमारा बाइंड कर जाएगा कैल्शियम के साथ तो हमारे पेशेंट में देखने को मिलता है ट्रांजिएंट हाइपोकैल्सीमिया, है ना, ट्रांजिएंट हाइपोकैल्सीमिया। इसी के कारण हमारी क्या देखने को मिलती है, इसी के कारण हमारी देखने को मिलती है पेरीओरल नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन, है ना, ये चीज़ हमने देखी। उसके बाद हमारा एक टॉपिक होता है छोटा सा, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना। तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कब बोलते हैं, जब हमारा पूरा ब्लड दे दिया जाए, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारा किया जाएगा विद इन 24 आवर, मतलब पूरा ब्लड को हमने चेंज कर दिया, है ना, तो वोल ब्लड, है ना, पूरा ब्लड, तो वोल ब्लड हमने दे दिया विद इन 24 आवर्स, वोल ब्लड को हमने चेंज कर दिया विद इन 24 आवर्स, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब पूरे ब्लड को ही चेंज कर दिया। जैसे कि हमारा ट्रोमा हुआ किसी पेशेंट को और हमारा बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस हो गया, तो उसमें हमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने होते हैं ना, तो उसमें बोला जाता है वोल ब्लड चेंज विद इन 24 आवर, इसको बोला जाएगा मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना। उसके बाद इसकी हमारी एक डेफिनेशन होती है मोर देन 10 यूनिट्स, है ना, मोर देन 10 यूनिट्स अगर हमारे दे दिए जाए पैक्ड आरबीसी के, मोर देन 10 यूनिट ऑफ पैक्ड आरबीसी विद इन 24 आवर्स, है ना, विद इन 24 आवर्स, तो इसको भी हमारा क्या बोला जाता है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब हमारे पेशेंट को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है तो इसके साथ हमारी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है ना, तो इसके साथ हमारी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। तो कॉम्प्लिकेशन में हमारी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है, हमने पेशेंट को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया है तो इसके साथ हमारी देखने को मिलती है हाइपरकैलीमिया, है ना। हाइपरकैलीमिया हमारी क्यों देखने को मिलती है, जैसे कि हमारी थोड़ी बहुत आरबीसी अगर जो बैक के अंदर टूट जाती है ना, लाइसिस ऑफ आरबीसी, तो इसके कारण हमारा क्या देखने को मिलता है, हाइपरकैलीमिया देखने को मिलता है ना। उसके बाद यहाँ पे हमारे पेशेंट को क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलता है ना, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। स्टार्टिंग में हमारा क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, बट लेटर ऑन हमारे पेशेंट को क्या हो जाता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाता है ना। उसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पेशेंट को यहाँ पे होती है हमारा डाइल्यूशनल, पहले तो हमने दो चीज़ें देखी, हमारा हाइपरकैलीमिया और हमारे पेशेंट को हो गया मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, है ना। स्टार्टिंग में हमने देखा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है बट लेटर ऑन पेशेंट को डेवलप हो जाता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, है ना, और हमारे पेशेंट को डेवलप हो जाती है डाइल्यूशनल कोएगुलोपैथी। क्या डेवलप हो जाता है, डाइल्यूशनल कोएगुलोपैथी। तो डाइल्यूशनल कोएगुलोपैथी के कारण हमारा पेशेंट जाता है डीआईसी में, है ना, किसमें जाता है, डीआईसी में। तो डाइल्यूशनल कोएगुलोपैथी अगर पेशेंट को जाती है तो पेशेंट हमारा क्या डेवलप कर जाएगा, डीआईसी डेवलप कर जाएगा, है ना। उसके बाद हमने पेशेंट को बहुत सारा ब्लड दिया तो इसके कारण हमारे हार्ट पे भी लोड पड़ेगा, तो हमारे पेशेंट को क्या हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, है ना, क्या हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, है ना। तो हमारे पेशेंट को हो सकता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और पांचवा इंडिकेशन हमारा क्या होता है, पांचवा कॉम्प्लिकेशन इसका हमारा क्या होता है, हमने पढ़ा हाइपरकैलीमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, डाइल्यूशनल कोएगुलोपैथी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और हमारे पेशेंट में यहाँ पे रहने वाला हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया, है ना, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया और हमारा रहने वाला है हाइपोथर्मिया, है ना, हाइपोथर्मिया। तो ये हमारी कॉम्प्लिकेशन होती है जो कि हमारी देखने को मिलती है आफ्टर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ, है ना, मोस्ट कॉमन कोज जो कि हमारा रहने वाला है डेथ का, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ आफ्टर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना। तो मोस्ट कॉमन कोज हमारा डेथ का क्या होता है आफ्टर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है डाइल्यूशनल कोएगुलोपैथी। क्या होता है,
डाइल्यूशनल कोएगुलोपैथी, है ना। ये हमारे पेशेंट में होता है डाइल्यूशनल कोएगुलोपैथी, जिसमें हमारे पेशेंट को डेवलप हो जाता है DIC, है ना, डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, है ना। तो ये हमारा टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। इसमें ये चीज़ें हमें याद रखनी होती है पेपर के लिए, ठीक है। थैंक यू।